Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, friends, I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. तो फ्रेंड हमको आज कुछ ऐसे विषय वस्तुओं पे चर्चा करनी है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के हमने जो चुना है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे डबल ईडीएम। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रिपल ईएम हो गया है, डबल ईडीएम है। हमको चर्चा इस पे करना है कि जो इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने डबल ईडीएम से लिया है वह इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन इकोलॉजिकल बैलेंस, इसी टॉपिक पे फ्रेंड्स हमको चर्चा करना है। और चर्चा के तहत हम देखते हैं कि जो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने लिया है पारिस्थितिकी संतुलन एवं पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रभाव। तो फ्रेंड्स इसके तहत हमको अध्ययन यही करना है कि मानव ने इतनी प्रगति कर ली है कि कुछ भी कहना संभव नहीं है। अर्थात मानव जो सोच रहा आज उसे कर ले रहा, परंतु एक ऐसा विषय वस्तु है जिसपे मानव उस पर नियंत्रण नहीं पाया, वो है मौत। परंतु इस प्रगति के लिए उसने प्रकृति पर किस हद तक दोहन किया है, इसका कोई भी जवाब नहीं है। जहां भी मिल रहा है, जिस भी तरीके से मिल रहा है, प्रकृति की दोहन में प्रत्येक मनुष्य लगा हुआ है। लेकिन विज्ञान एवं प्रगति उद्योगों की अंधाधुंध वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट ने पर्यावरण संतुलन अत्यधिक प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन जलाने, ज्वालामुखी से, उद्योग एवं शोषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड के दिन प्रतिदिन 100% मतलब इसका आयतन बढ़ता ही जा रहा है। कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव ने तो मारा है, पूरा एकदम जो संतुलन हो वो बिगाड़ करके रख दिया है। इसी कारण समुद्री जल स्तर ऊपर उठेगा, महासागरीय तटें जलमग्न हो जाएंगे और इस तरीके से कहा से ध्रुवों पर जितने भी हमारे बर्फ है सारे पिघलेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि समुद्र तटीय जो हमारे जो मैदान हैं, जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, उनको जल्दी ही प्रभावित करेगा। सो फ्रेंड्स, अब इसी पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं कि जैव विविधता के बारे में लेके आएंगे, कितने प्रकार के जीव जंतु इस पूरे मतलब पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट नाउ। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि पेज पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो बायोडाइवर्सिटी है फ्रेंड्स, इसमें बताने का प्रयास करा जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसी जीव विविधता को ही हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैसे जो पूरा हमारा समष्टि फ्रेंड्स में नाना प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उन जीव जंतुओं की अगर श्रृंखला में देखते हैं तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शैवाल लिखा है। शैवाल की जो जातियाँ पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो कितनी हैं? 40,000। कवक की जो जातियाँ पाई जाती हैं वो है 72,000। फ्रेंड्स यहाँ पे विषाणुओं की जो हमारी जो पाई जाती हैं जातियाँ चाहे प्रजातियाँ, वो संख्या कितनी है? 1,550। जीवाणुओं की अगर संख्या की बात करते हैं तो 4,000। उच्च पौधों की अगर हम बात करते हैं तो 2,70,000। अगर इसी में प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो उनकी संख्या 40,000 लिखा है। निमेटोइड्स की अगर बात करते हैं तो 25,000। मोलस्का की अगर बात करते हैं तो इनके 70,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। कीट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 10,25,000 इनकी संख्या पाई जाती है। अगर उभयचर की अगर बात करते हैं तो 4,780 संख्या इनकी है। सरीसृप की अगर संख्या देखते हैं तो 7,150 इनकी संख्या। मछलियों की अगर प्रजाति देखते हैं तो 26,959 इसकी जनसंख्या है। बात करते हैं पक्षियों की तो 9,700 इसकी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। स्तनधारियों की अगर हम बात करते हैं तो 4,650 स्तनधारी मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये हमारा रहा, ये जीवों की संख्या इतनी, ये जीव हमारी इतनी प्रजातियों में क्या करते हैं? जीवन निर्वाह करते हैं। और ये जहाँ पे रहते हैं, इन्हीं के रहन सहन की प्रक्रिया जो होती क्रियाकलाप को ही हम क्या करते हैं? जैव विविधता करते हैं। जितने पूरे समष्टि में पाए जाने वाली ये हमारे क्या है? प्रजातियों की संख्या है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इस पेज पे हम चर्चा करते हैं कि जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो लिखा है जैव विविधता। सो फ्रेंड्स, जैव विविधता में लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, अर्थात जितने भी जीव जंतु जहाँ पे रहते हैं उनके जीव विविधता का स्तर क्या है, किस स्तर से हम उनको बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला ये पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रजाति विविधता, अनुवांशिक विविधता और समुदाय एवं पारितंत्र विविधता। तो फ्रेंड्स हम पहला इसमें टेकअप करते हैं। पहला वाला जो हमारा हेडिंग है यहाँ पर जो लिखा है प्रजाति
विविधता। इस प्रजाति विविधता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि प्रजाति की विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं, अर्थात जितने भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं उसी को हम प्रजाति विविधता कहते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं और डिटेल, इसमें एक कोशिकी जीव में से लेकर बहुकोशिकीय जीव तक आते हैं, अर्थात जब हम कोशिका के स्तर पर हम प्रजाति का विविधता का अध्ययन करते हैं तो उसे प्रजाति विविधता कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, अर्थात जिस विविधता के स्तर हम कोशिका के आधार पे करते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पे करते हैं, उसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। अब दूसरा नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे अनुवांशिक विविधता। इस अनुवांशिक विविधता की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें लिखा है सभी प्रजातियों में जीन्स पाए जाते हैं, अर्थात जितने भी जीव जंतु हैं प्रत्येक में जीन्स पाए जाते हैं और ये प्रत्येक प्रजातियों के लिए नियत संख्या होती है, अर्थात जितने भी जीव पाए जाते हैं प्रत्येक में जो जीन्स होती है जीन्स की संख्या क्या होती है, नियमित होती है। बात अगर करते हैं मनुष्यों में तो मनुष्यों में जो जीन की जो संख्या है, जो प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं वो बता रहा है 35,000 से लेकर के 45,000 के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। एक और यहाँ पे उदाहरण के रूप में बता रहा है जो ड्रोसोफिट फ्लाई होती है उसमें इसकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 13,000 तक होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखते हैं जीन्स की विविधता निम्नलिखित स्तर पर की जा सकती है, जैसे एलिनो में भी कर सकते हैं, गुणसूत्र की संरचना में भी कर सकते हैं, पूर्ण जीन्स में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये विविधता का स्तर अनुवांशिक स्तर पे करते हैं, जो मनुष्य में कुछ और जो ड्रोसोफाइट होता है उसमें फ्लाई जो होती है उसमें अलग। और जो तीसरा हमारा विविधता का यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स, तीसरे में जिसकी चर्चा करने वाले हैं समुदायों पारितंत्र विविधता। जो समुदाय और पारितंत्र विविधता होता है इसमें फ्रेंड्स को क्या होता है, कुल मिला जुला के 3 की बात करते हैं। तो इसकी आगे हम चर्चा करते हैं। इस प्रकृति जैव विविधता की अगर यहाँ पे बात करते हैं जो समुदाय के स्तर पे किया जाना है, जैव समुदाय में पाई जाने वाली सभी विविधता को समुदाय विविधता कहा जाता है। इसके जो स्तर होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है। पहला यहाँ पे कह रहा है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा जो कह रहा है यहाँ पे बीटा डाइवर्सिटी, जो तीसरा यहाँ पर गामा डाइवर्सिटी। तो जो अल्फा बीटा गामा की फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहा है, इसका बात केमिस्ट्री में भी करता है, बायोलॉजी में यहाँ पर हमारा पर्यावरण में भी आया, तो हमको यहाँ पे इसकी चर्चा करनी होगी। बात हम पहले की करते हैं जो अल्फा डाइवर्सिटी है, कह रहा है एक समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। जो एक ही समुदाय है उसमें अगर विविधता पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। अब बात यहाँ पे फ्रेंड्स हम करते हैं बीटा डाइवर्सिटी, कह रहा अलग अलग समुदाय में पाई जाने वाली विविधता को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। वहां पे समुदाय की संख्या 1 थी और यहाँ पे समुदाय की संख्या क्या थी, अलग अलग। समुदाय की बीटा में समुदाय की संख्या क्या है, अलग अलग है, अर्थात जहाँ पे समुदाय अलग अलग हो उस स्तर पे अगर यहाँ पे इसका विविधता का स्तर देखा जाता है तो उस कंडीशन में पाए जाने वाली उस विविधता को हम क्या कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। फ्रेंड्स जो लास्ट हमारा यहाँ पे जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं इस पेज पर, वो ये बता रहा है कि गामा डाइवर्सिटी। जो गामा डाइवर्सिटी की बात कर रहा है एक विशेष क्षेत्र में पूरी विविधता को हम गामा विविधता कहते हैं, अर्थात एक विशेष क्षेत्र हो जिसमें विभिन्न प्रकार की इसकी पूरी विविधता का अध्ययन किया जाता है, मतलब विविधता का एक स्तर नहीं कई पैमाने पे लिया जाता है, तो उस प्रकार की विविधता को हम गामा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे लेकर के जो हमारा टॉपिक है जैव विविधता से लाभ, अर्थात जीवों में जो विविधता होती है उनसे क्या लाभ। जैसे कि फ्रेंड्स अभी पिछले पेज पर हमने जैव विविधता के स्तर का जिक्र किया, उसमें चर्चाएं की जो उसके 3 स्तर हैं, उसके बाद से सीधे हम आते हैं जैव विविधता से लाभ। तो जो जीवों के मतलब विभिन्न प्रकार के जो स्तर हैं, जो विविधता जैव विविधता पाई जाती है, जीवों के भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाना होता है, क्या इसका कुछ लाभ भी होता है? तो 100% फ्रेंड्स इसका लाभ होता है, जिसको मानव जीवन के लिए बहुत ही सुगम और आसान बना दिया है। पहला यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर औषधि की प्राप्ति, जो दूसरा लिखा है भोजन की प्राप्ति, जो तीसरा लिखा है सौंदर्यता लिखा है, जो चौथा यहाँ पे है फ्रेंड्स इकोसिस्टम में सा है, जो पांचवा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमको पता नहीं है, भविष्य में भी संभावनाएं हैं। ये सारा जैव विविधता के लाभ के कारण ही सब संभव हो पाया है। तो पहले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जैव विविधता के स्तर पे इसकी जो लाभ है, औषधि की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स औषधि की भी जरूरत पड़ती है, मानव है तो 100% इसके बिना जीवन संभव नहीं है। कह रहा है औषधि की प्राप्ति में पौधों से बहुत प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधे भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ के स्रोत हैं। जैसे हम अगर
भारतीय मैथोलॉजी, अगर भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, वेद पुराणों के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वैद्य जो होते हैं वो जड़ी बूटी का यूज़ करके तमाम प्रकार की दवाइयों को क्या करते थे, बनाते थे। तो इसी में भी विविध प्रकार की अगर आज संभव है, नाना प्रकार की औषधियाँ आज मुझे प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं हमारा जो है जैव विविधता है इसमें बहुत ही कारगर साबित हुआ। इस जैव विविधता के कारण ही हमें क्या है, औषधियों की प्राप्ति यहाँ पर होती है। जो दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिन प्रतिदिन आए दिन नए एक डिश बनाते रहते हैं हम लोग, नाना प्रकार के जो डिश होते हैं हम दिन प्रतिदिन बनाते रहते हैं, तो इसमें भी कहीं न कहीं जीव विविधता का ही एक अंश पाया जाता है। जैसे मनुष्य अपने अनेक प्रकार के भोजन की प्राप्ति करता है, जैव विविधता के कारण ये संभव है, अन्यथा किसी एक ही प्रकार के भोजन पर मनुष्य को निर्भर रहना पड़ता और मनुष्य को एक ही भोजन खाना पड़ता। तो निश्चित रूप में आज जो नाना प्रकार के डिश हैं फ्रेंड, तो उसमें कहीं न कहीं जैव विविधता के कारण ही संभव है। आटा से सिर्फ अगर रोटी ही बन सकता, तो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आटे से बनती हैं, जो इसका स्रोत एक है, लेकिन जैव विविधता के कारण नाना प्रकार की चीज़ों को मिला करके हम क्या करते हैं, हम उसमें अनेक प्रकार के भोजन के रूप को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भोजन की प्राप्ति में भी जैव विविधता का भी एक अंश पाया जाता है, जो इसका लाभ है, इसका बेनिफिट है। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा फ्रेंड्स सौंदर्यता की अगर हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप में जितने भी हमारे प्रकृति के सारे अरेंजमेंट हैं, इसमें मानव के अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, ये सारे प्रकृति के अरेंजमेंट है, किस तरह से व्यवस्थित किया है जो सीधे मनुष्य को लाभ होता है। कह रहा है यहाँ पे जैव विविधता के कारण ही इकोसिस्टम चलता है। जो इकोसिस्टम है फ्रेंड्स, अभी पिछले कई सारे ऐसे वीडियो इस पे बने हैं। इकोसिस्टम जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एक दूसरे पे आश्रित हैं, ये पारिस्थितिकी जो कह सकते हैं, जो सौंदर्य के कारण ही यहाँ पे बन सकता है। कह रहा है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं, फिर बागबानी है, ये सारे जैव विविधता के सुंदरता के कारण यहाँ पे संभव है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चौथा यहाँ पे हेडिंग कह रहा है इकोसिस्टम में सहायक, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में सहायक, कह रहा है जैव विविधता के कारण ही इकोसिस्टम चल पाता है। जो नाना प्रकार के अगर जीव जंतु नहीं होते तो निश्चित रूप में ये नहीं बन पाता। एक उदाहरण के रूप में फ्रेंड्स आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे तो यहाँ पर CO2, तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स ये पौधे उत्पन्न करते हैं और ये मानव उत्पन्न करता है। तो ये प्रक्रिया भी चक्र हम लोगों ने पढ़ा था। तो CO2 मानव लेता है, O2 मानव लेता है और CO2 छोड़ता है। तो ये जो CO2 होता है पौधे अब्जॉर्ब करते हैं और O2 जो होता है मानव। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बन पाता। इसके बनने के पीछे जैव विविधता का बहुत बड़ा योगदान है फ्रेंड्स। भविष्य में संभावनाएं, जैसे यहाँ कह रहा है भविष्य में संभावनाएं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मानव के आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज मानव उससे अनजान है। जो हमारी प्रकृति है तमाम प्रकार की, ये कह सकते हैं कि संभावनाओं को लेकर के क्या है, उपयोगी है। जो चीज़ आज हमारे लिए अनुपयोगी है, हमारी यूज में नहीं आ रही, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा पल आएगा जो चीज़ हमारे लिए बेकार है वो हमारे लिए सही साबित होगी। इसलिए कह सकते हैं कि भविष्य में भी पारिस्थितिकी तंत्र की इस जैव विविधता के कारण ही हमें बहुत सारे चीज़ लाभ होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, इस पेज पे हम चर्चा करने वाले हैं अभियंत्रण गतिविधि, जिसकी अंग्रेजी होता है इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। सो फ्रेंड्स, आज मानव जीवन बहुत सुखद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और जीवन जीने में लग रहा है कि हाँ इस धरती पे कुछ है। वे चीज़ जो मनुष्य आज के प्रौद्योगिकी ज़माने में तालमेल बना पाने में संभव है, उसे लगता है कि वास्तव में जीवन सरल और आसान है। बस ज़रूरत क्या है, मानव को उसके साथ कदम ताल मिला के चलने की, संभावनाओं को खोजने की। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करते हैं जो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ है। इस इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ किसी भी प्रकार की नव निर्माण को अभियंत्रण गतिविधि कहते हैं। अभियंत्रण गतिविधि के माध्यम से ही प्रौद्योगिकी का विकास संभव हुआ है। अभियंत्रण गतिविधि के कारण ही मानव नदियों पर विशाल पुल बनाने में संभव हुआ है। अर्थात देखते हैं फ्रेंड्स, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसपे एक नाना प्रकार के बहुत लंबी लंबी पुलें बनाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं, विशाल बांधों को बनना भी कहीं न कहीं क्या है, अभियंत्रण गतिविधि का ही मतलब कह सकते हैं योगदान है। जलाशयों का निर्माण करने में भी जो आज सफल हुआ वो अभियंत्रण एक्टिविटीज़ का ही कह सकते हैं, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का ही ये देन कह सकते हैं। फ्रेंड्स इतना ही नहीं, ये तो मतलब भौतिक के क्षेत्र में, और यहाँ पे कहीं न कहीं पादप भी कहीं कह सकते हैं कि हमारा जो पादप एवं जंतुओं का प्राकृतिक संख्या में परीक्षण तथा अनुरक्षण द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन की स्थापना किया जाना भी संभव हो सका। अर्थात जो हमने
या कह सकते हैं कि वनस्पतियों में जो हमने प्रगति की है उसमें भी कहीं कहीं इसमें कह सकते हैं इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का ही योगदान है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसके बारे में जो अभियंत्रण गतिविधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो पॉइंट्स है वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं। जो पहला यहाँ पे हमने चर्चा किया है रेफ्रिजरेटर, एसी, और फिर CFC, और फिर O3 का क्षरण, ये सारे अभियंत्रण के द्वारा ही इसमें बहुत सारे प्रभावित किए हैं। तो इसमें आज दिन प्रतिदिन जो सबसे बड़ा जो प्रभावित करने वाला जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत के कारण जो हमारा कह सकते हैं ओजोन परत जो हमारा आज क्षरण हो रहा है उसमें जो CFC का बहुत बड़ा योगदान है। तो CFC आज दिन प्रतिदिन हमारे लिए खतरा बनता चला जा रहा है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं मौसम संबंधी दशाओं में परिवर्तन के प्रभाव, तो मौसम को भी कहीं कहीं इस तरह से अभियंत्रण गतिविधि ने हमको प्रभावित किया है, जिसका हम सीधे खामियाजा भुगतने के लिए आज हम तैयार हैं। जो तीसरा बात कर रहा है अभियंत्रण गतिविधि का, रासायनिक खाद, कीटनाशक, कृत्रिम रसायन, जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, और प्रभावित भी बहुत बड़े पैमाने पे किया है। कृषि उत्पाद में वृद्धि करने हेतु रासायनिक खादों, कीटनाशक, रासायनिक, कृत्रिम रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किए जाने के कारण ही कह सकते हैं झीलों, नदियों तथा भूमिगत जलों को प्रदूषण हमने बड़े पैमाने पे किया है। खेतों में फ्रेंड्स देखते हैं हम नाना प्रकार के कीटों का प्रयोग करते हैं, तो कीटों का प्रयोग करके, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बचा तो लेते हैं, लेकिन हम इसके पीछे बहुत बड़ा हम प्रदूषण का एक पैमाना छोड़ के जाते हैं। फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स इसमें हम एक उदाहरण अपने सर से देना चाहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मेरा गांव जो जंगल के किनारे, उसमें बहुत सारी नदियां पाई जाती, बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। जो नदी थी उस नदी में आज लोग रासायनिक कह सकते हैं कि दवाओं का प्रयोग करके लोग नदी में डाल देते हैं और तमाम सारी मछलियां मर जाती हैं। फ्रेंड्स आज वहाँ पे जीव जंतु भी दुर्लभ हो गए हैं। तो कहीं न कहीं इस रासायनिक जो कह सकते हैं अभियंत्रण की जो क्या कह सकते हैं गतिविधि है, मानव जीवन को टोटली एकदम मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा, रासायनिक संयंत्रों में जहरीली गैसों से निकलने से भी वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स, ये दिन दूर नहीं कि अपने मौत का कुआं स्वतः हम खोदने के लिए तैयार हैं, और नाना प्रकार के जो हम परीक्षण कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही बेहद खतरनाक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो 5वां हेडिंग की हम बात करना चाह रहे हैं उसमें लिखा 5वां नंबर, खनिज तेल का प्रज्वलन का प्रभाव। फ्रेंड्स आज जितने भी मानव प्राणी हैं, कह सकते हैं कि जो थोड़ा बुद्धिजीवी हैं, प्रत्येक लोग अपने वहाँ रह करके जीवन यापन करने में सोचते हैं कि नाना प्रकार की जीवों जो जितने भी हमारा सुख सुविधा की चीज़ें उसको उपभोग करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, जेट है, विमान है, तमाम सारे जो यूज़ करते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जो आने वाले समय में अपने वायु प्रदूषण के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, झेलने के लिए तैयार हैं। जो 6वां यहाँ बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव द्वारा नाभिकीय परीक्षण का प्रभाव, अर्थात दिन प्रतिदिन आज कोई अपने आप को सुपर पावर कहने में लगा है, कोई सुपर पावर को नीचे करने में लगा है। नाना प्रकार की जो आज की गतिविधि है इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, कोरोना का इसमें प्रकोप चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे टीचिंग की जा रही है। इसमें देख रहे हैं कि ये हो रही है जो आज इस कगार पे लाके खड़ा करके रखा है, सब मानव को घर के अंदर समेट करके रखा है। तो फ्रेंड्स वो दिन दूर नहीं कि अपनी मौत का कुआं स्वतः हम खोदेंगे, जिसका बचाने के लिए कोई मुझे आने वाला नहीं, अर्थात हम स्वतः ही अपने ही दिल में हम स्वतः ही खंजर भोगने के लिए तैयार हैं। और वो खंजर रासायनिक तत्व हैं, जैसे आज देख रहे हैं कोरोना ये लाया हुआ है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर माइनिंग में, और उसमें देखते हैं फ्रेंड्स कैसे अध्ययन किया जाता है उसमें फिर।